हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज। इनफॉर्मलाइजेशन मैंने नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है वर्क एट होम। सभी लोग जानते हैं वर्क एट होम क्या है। ये ट्रेडिशनल वर्क होता था, ठीक है ना। जैसे वीविंग हो गया, लेस मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट। अभी मॉडर्न जॉब्स आने की वजह से मतलब हम ऑनलाइन भी घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। पहले हमें काम करने के लिए सर्टेन प्लेस पे जाना पड़ता था, जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, आईटी वगैरह हो गया। ठीक है, पीपल एट वर्क, मतलब लोग जो काम कर रहे हैं वो कर किस लिए रहे हैं? टू अर्न ए लिविंग। ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, लोग काम कर रहे हैं क्यों? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना जरूरी क्यों है? तो मनी इसलिए क्योंकि जो भी जरूरत की चीज़ है वो मनी के ही थ्रू हम परचेस कर सकते हैं, इसीलिए सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्कर किसे कहेंगे? तो कोई भी इंडिविजुअल जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है। अब आप ट्वेल्थ में आ चुके हो, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप 11th में भी बहुत बार पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी पैसा का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह देते हैं। जैसे फार्मर है, मैनेजर्स हैं, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपने लिविंग को चलाने के लिए। वर्कर में और क्या इंक्लूड होता है? ऑल दोज पीपल हु इंगेज इन वर्क, जो किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। अब काम दो तरीके से है, वेदर फॉर पेड वर्कर्स, अदर मतलब किसी, देखिए, या तो किसी और के लिए काम करोगे या खुद के लिए काम करोगे। ठीक है ना। किसी और के लिए काम करोगे तो बदले में आपको सैलरी, वेजेस, रेमुनरेशन, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है ना, जब भी किसी दूसरे के लिए काम करोगे। जब खुद के लिए काम करोगे तो तुम कहलाओगे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है ना। तो दो बात हो गई। दूसरे के लिए व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, आप लोग वही कुछ ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ भाई, लैंग्वेज ही एक एक व्हाट्सएप लैंग्वेज को भी एक लैंग्वेज ही घोषित कर देना चाहिए। तो जब भी तुम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो तो सैलरी, वेजेस, रेमुनरेशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, या इसी को हम पेड वर्कर्स कह देंगे। ठीक है, अपना काम किया और पैसा मिला। और काम जब अपना रहेगा तो ऑल अपना, जब भी अपने लिए काम करोगे तो तुम क्या कहलाओगे? सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, याद रहेगा। कोशिश करता हूँ कि जो भी आपका पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स है, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको 2 या 3 लेवल पे इजी बनाया जाए। ठीक है ना, कि आपको चीज़ें याद भी रहे, आपको ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। चलिए 2011-12 के हिसाब से, क्योंकि इसमें ही हमारा लास्ट सेंसस हुआ है जिसको आप जनगणना कहते हैं, तो इंडियन वर्कर्स को देखा गया 470 मिलियन। ठीक है, और जो मेजोरिटी है वो रूरल एरिया से है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 3/4 जो पॉपुलेशन है वो रूरल वर्कर्स की है। इसको बांट दिया गया, 70% जो वर्कफोर्स है हमारा वो मेल का है, 30% जो है वो फीमेल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो रूरल में फीमेल वर्कर्स हैं वो क्या कर रही हैं? लार्जर नंबर इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, यानी उनका जो भी काम है वो सब प्रोडक्टिव एक्टिविटी का है। रूरल एरियाज में देखा जाए जैसे क्या क्या काम कर रही हैं, कुकिंग का, फेचिंग वाटर, फ्यूल वुड, फार्म लेबरर्स, ये सब का वो काम कर रही हैं। अब इनको जो पेमेंट होती है वो दो तरीके से होती है। या तो कैश में नहीं होती है, नो पेमेंट इन कैश, पेड इन ग्रेन्स। ठीक है ना, या तो कैश में मिल गया या नहीं मिला। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा पेमेंट इन कैश और काइंड। ठीक है ना, ये जो ग्रेन्स वगैरह में मिल रहा है इसको काइंड ही कहते हैं। ठीक है, अब इसी को आर्ग्यू, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू किया है कि जिसको पैसा कैश में नहीं मिलता है उसको हम वर्कर नहीं मानेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, कैश नहीं मिल रहा है, बदले में फूड ग्रेन्स मिल जा रहे हैं, कपड़ा मिल जा रहा है, कुछ भी मिल जा रहा है इनको पेमेंट में, तो भी हम वर्कर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम किया है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का कहना है। आर्गुमेंट में हमें नहीं फंसना है, हमें बस याद रखना है कि दो तरीके के इकोनॉमिक्स है। एक बोल रहे हैं कि कैश में पेमेंट हो रहा है तभी हम वर्कर्स कहेंगे इनको, और एक बोल रहे हैं कि नहीं, काम इन्होंने किया है, पेमेंट किसी में भी हो, काइंड में हो, क्लोथ्स में हो, किसी में भी हो, तो भी हम इनको वर्कर्स मानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लेबर फोर्स। सर लेबर फोर्स किसे कहेंगे? ठीक है, तो पर्सन्स वर्किंग, पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, यानी जो काम कर रहे हैं तो वो तो लेबर फोर्स में आ ही रहे हैं, लेकिन जो पर्सन चाहते हैं, वो रेडी हैं काम करने के लिए, उनको भी लेबर फोर्स में हम काउंट करते हैं। ठीक है, याद रखना है, एज 15 से जो बिलो है और 60 से जो ऊपर एज के हैं
उनको हम लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते हैं। अनफिट पीपल, हैंडीकैप्ड पीपल, उनको भी हम एक्सक्लूड करके रखते हैं लेबर फोर्स से। ठीक है, तो लेबर फोर्स में हमें समझ में आ गया कि ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, वर्किंग है, और सीकिंग यानी कि चाहते हैं काम करना, इन दोनों को हम लेबर फोर्स में ले रहे हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो गया, लेबर फोर्स बटा टोटल पॉपुलेशन, इसको हमने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कह दिया। नेक्स्ट आता है वर्क फोर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली एम्प्लॉयड एट ए पार्टिकुलर टाइम। यानी अभी मैं पूछ दूं कि बिहार का वर्कफोर्स क्या होगा, तो आप कौन सी पॉपुलेशन के बारे में बोलेंगे, जो अभी जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है हम उन्हीं को काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे अनएम्प्लॉयड पीपल निकालना है कि बेरोजगार कौन है, तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। अब इसको देखो, ऐसा नहीं है कि कोई तुमको न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, ठीक है ना, प्लस माइनस करने के लिए कहा जाएगा, मैं तुमको बस करके दिखा रहा हूं जिससे तुमको इजी लगे चीज। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि 50 लोग हैं जिनके पास काम है, 20 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, यहां सीकिंग लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या है, वर्कफोर्स पूछा जा रहा है, तो वर्कफोर्स का मतलब क्या हो गया, लेबर फोर्स जो है हमारा माइनस वर्कफोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स क्या होगा, लेबर फोर्स में तो ये दोनों काउंट हो जाएंगे, कौन, जो काम कर रहे हैं अभी और जो काम करना चाहते हैं, तो ये हो गया 70 हमारा। ठीक है, माइनस वर्कफोर्स का मतलब जो लोग अभी काम कर रहे हैं, तो अभी काम कितने लोग कर रहे हैं, तो सर 50 लोग काम कर रहे हैं, तो बच कितने गए, 20 लोग। तो यही 20 लोग है ना जो चाहते हैं काम करना, इसी को हम अनएम्प्लॉयड बोल रहे हैं। तो तुम ये भी बोल सकते हो सर इसको डायरेक्टली यहीं पे अनएम्प्लॉयड पीपल क्यों नहीं कह दिया गया। बात समझो, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन भी होता है ना, वो यही होता है। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो लेकिन इस चीज पे ध्यान नहीं देते। पीपल हु आर, डेफिनेशन जो शुरू होता है, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, यानी काम करना जो चाहते हैं, विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट। ठीक है, यानी कि अगर जैसे तुम लोग 12th में पढ़ते हो, अगर मैं बोलूं कि 12th का बच्चा अगर पास आउट हो गया है, अगर उसको अभी मार्केट में भेजा जाए काम के लिए, तो उसको कितना मिलेगा, तो मान के चलो 10,000 रुपये मिलेगा। कोई ऐसा बच्चा है जो बोला ठीक है मेरे को 10,000 रुपये मिलेगा, मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसकी बात हो रही है कि जो भी मार्केट में वेज रेट चल रहा है उस पर भी वो काम करना चाह रहा है, उसके बाद भी उसको अगर जॉब ना लगे, वो 10,000 की भी नौकरी ना लगे, तब हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। दिक्कत क्या है ना, हमारे देश में बेरोजगारी का मतलब क्या समझ लिया गया है कि जैसा काम तुम चाहते हो ना, वैसा काम तुमको नहीं मिल रहा है तो तुम बोल रहे हो कि बेरोजगार है। ये नहीं, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या सही क्या गलत इसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना, मैं बुकिश चीजें बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखो। ठीक है ना, जैसे एक मेरा फ्रेंड था, ठीक है, हम लोग अभी ग्रेजुएशन ही किए थे, तो वो बोलता था कि भाई 70,000 की जॉब लगेगी ना तो करूंगा, और उसके पास स्किल्स जो था ना, जो स्किल्स उसके पास एट प्रेजेंट था, जैसी उसकी लैंग्वेज थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कि उसको उस टाइम पे 12,000 से ज़्यादा का जॉब नहीं लगता। लेकिन उसका डिमांड क्या है, अगर अब वो 70,000 का उसको जॉब नहीं मिल रहा है और वो बोले चिल्ला चिल्ला के कि मैं बेरोजगार हूँ, तो तुम बेरोजगार नहीं हो, क्यों, तुम काम नहीं करना चाहते हो। ठीक है ना, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप काम करना चाहते हो, और जैसा पैसा मिल रहा है उस पैसे पे भी काम करना चाहते हो, तब काम ना मिले तो आप बेरोजगार कहलाओगे। ठीक है ना, हाँ, तुम चाहते 70,000 का काम हो या तुमको 70,000 मिलना चाहिए, ऐसी तुम्हारी स्किल्स या एबिलिटी है, लेकिन तुमको मिल अगर 20,000 रहा है, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि जो तुम्हारा पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल से तुमको कम पैसा अगर मिल रहा है तो उसको अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल जाता है, अनएम्प्लॉयड पीपल के बारे में पता चल जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ऐसा कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आने वाला है। चलो आगे चलते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बटा टोटल पॉपुलेशन इन ए रीजन इनटू 100। ठीक है, जैसे मान लो मैं पटना का निकालूं, तो पटना का अगर निकालूं तो मान लो जो टोटल वर्कर्स होंगे, अगर वर्कर्स मान लो 70 है और पॉपुलेशन 70 है, मतलब 100 है, तो 100 कट गया, तो मैं बोलूंगा इस एरिया के, यानी पटना एरिया के 70% जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, जो कि एक अच्छा रेशियो है। 70% अच्छा परसेंटेज है। तो वही है,
अगर हाइयर परसेंटेज शो कर रहा है, हाइयर रेशियो आपको शो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाइयर प्रोपोर्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वहां के ज्यादातर लोग काम में लगे हुए हैं। वही अगर रेशियो आपका मीडियम या लो आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वहां की पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा लगी हुई नहीं है। अच्छा, इसी का एक और नाम है एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है ना, क्योंकि इससे पता चल रहा है कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, इसलिए इसका एक और नाम क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, अब क्या है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी इनेबल्स पर्सन टू अर्न मेक मीन्स ऑफ लिविंग, ठीक है ना, यानी किसी एक्टिविटी से कोई इंसान अपनी लिविंग चला सके, ठीक है, काम कर सके, उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। अब ये दो तरीके का होता है, जो कि ऊपर में थोड़ा बहुत मैंने बताया था। एक हो गया आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक हो गया आपका वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें वर्कर क्या यूज करता है, अपना खुद का रिसोर्स और अपना फिर जिंदगी चलाता है उसी पैसे से। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जहां वर्कर सेल करता है, क्या सेल करता है, अपना लेबर। अब जरूरी नहीं कि लेबर ही बोलो, लेबर, स्किल, टैलेंट, नॉलेज, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मान लो अभी के लिए मैं भी अपना क्या कर रहा हूँ, नॉलेज या स्किल्स यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, जिसके बदले में मेरे को कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अगर ये काम मैं स्कूल में करता, यहाँ क्योंकि क्या है, जो भी मैं कर रहा हूँ वो खुद के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं है, मेरे को समझाने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं कि कब तुम्हें काम करना है, कब नहीं करना है, कितने बजे आना है, कितने बजे नहीं आना है, ये बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं अपना ही रिसोर्स, घर का जो भी रिसोर्स है उसका यूज कर रहा हूँ, और अपनी, तो मैं आ गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। यही काम मैं अभी किसी इंस्टीट्यूशन के लिए करता, किसी स्कूल के लिए करता, ठीक है, तो मैं आ जाता वेज एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। याद रखना है वो अपना और दूसरा बताया हूँ। दूसरे के लिए जब भी काम करोगे सैलरी वेजेस मिलेगा, उसको वेज एम्प्लॉयमेंट कह देंगे। जब भी आप खुद के लिए काम करोगे उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। वैसे भी मेरे को स्कूल में रखा जाएगा नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, फिर हमने वेज एम्प्लॉयमेंट को दो में बांट दिया। एक को हमने कहा रेगुलर वर्कर्स, एक को हमने कह दिया कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर कौन हो गया, जो वर्कर इंगेज है रेगुलरली, ठीक है ना, जो वर्कर किस में एंगेज है, रेगुलरली, ये लिखना छूट गया है, ठीक है, तो उसको देखो यहाँ लिख दिया हूँ, रेगुलर बेसिस पे जो है उसको हम रेगुलर वर्कर्स कह देते हैं, उसको वेजेस सैलरी कुछ भी मिलता होगा अपना। कैजुअल वर्कर कौन हो गया, वर्कर जो कैजुअली इंगेज है, उसको क्या मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो बोला सर आप मेरे को इंडियन इकोनॉमी ना एनसीईआरटी से पढ़ा दो, और ठीक है भाई एनसीईआरटी लेकिन मेरे पास तो है नहीं, एक काम करो तुम एनसीईआरटी ले आओ। तो बोला सर पैसा दे दीजिए। मैं ठीक है, मैंने 100 रुपया दे दिया, बुक का दाम मान लो 80 रुपया है, 20 रुपया बचा, मतलब 20 रुपये का चॉकलेट खा लेना तू, ठीक है। तो ये जो 20 रुपया उसने कमाए हैं, काम तो उसने किया, वो किताब गया लेके आया, ये 20 रुपया जो उसको मिला है वो उसका रेमुनरेशन है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो डेली ये काम मेरे लिए नहीं कर रहा है, डेली ये काम करता तो उसको हम रेगुलर वर्कर की श्रेणी में डाल सकते थे। वो उसको जो काम मिला है वो कैजुअली मिल गया, अचानक से मिल गया, ठीक है ना, डेली का उसका ये काम नहीं है, ठीक है। जैसे खास तौर पे वो जो दिहाड़ी वगैरह का काम होता है, बहुत सारे जो लेबर रहते हैं वो बैठे रहते हैं, तो वो ट्रैक्टर आती है, कभी सीमेंट उठाने का काम है, कभी कुछ का काम है, उनको लेके वो चली जाती है, ठीक है। तो आज काम मिला, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेम काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, तो उनको कैजुअल वर्कर कहते हैं। चलो नेक्स्ट है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, थर्ड चैप्टर में आई थिंक पढ़ाया था, जॉबलेस ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है सर, ग्रोथ का मतलब हमको समझ में आता है जीडीपी का बढ़ना, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ रही है तो उस हिसाब से जॉब भी बढ़ना चाहिए। तो जब जीडीपी के प्रोपोर्शनेट में अगर जॉब इंक्रीज ना हो तो उसको हम कह देते हैं जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जितना ग्रोथ हो रहा है, जितना गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है हमारा, बट उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। एग्जाम्पल में आप यहां लिख सकते हो इंडिया, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है, तो दिमाग नहीं लगाना है याद करने के लिए, सीधा याद करो, वर्कफोर्स का मतलब जो लोग काम करते हैं अभी
एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको हम वर्कफोर्स कहते हैं। तो वर्कफोर्स अगर बदल के क्या हो जाए, वो कैजुअल वर्कर बन जाए। तो वर्कफोर्स में मेनली दो टाइप के क्या होते हैं लोग, एक मैंने बताया जो खुद के लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक को हम क्या बोलते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, या फिर बोल सकते हैं जो वेज एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है ना, दूसरे के लिए काम करते हैं, एक खुद के लिए एक दूसरे के लिए। अगर ये दोनों जो भी आपकी पॉपुलेशन अगर ये किस में शिफ्ट हो जाए, कैजुअल वेज रेट में या वेज वर्क में, तो इसको हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कह देंगे, ठीक है। या फिर मैं इसको और सिंपल, पहले सिंपल वाला बता देता हूं। टोटल जो तुम्हारा जो वर्कफोर्स है, जो जो तुम्हारी पॉपुलेशन अगर वो अपना काम छोड़ के, चाहे वो अपना काम कर रही थी या किसी दूसरे के लिए काम कर रही थी, अब वो एक कैजुअल वर्कर बन गए हैं, तो उनको हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलेंगे। याद रहेगा। एग्जाम्पल दे दूं, मान लो कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करता था, दुकान चलाता था, दुकान जल गई, अब बेचारे को दिहाड़ी का काम करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके लिए मान लो कोई जॉब वगैरह करता था, जॉब चली गई, अब उसको दिहाड़ी का काम करना पड़ रहा है। तो जब तुम्हारा वर्कफोर्स चेंज होने लगे और वो कैजुअल वर्क करने लगे, तो उसको हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहेंगे। याद रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है, यानी फिर वही वर्कफोर्स की बात आ रही है। तो जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स है हमारा, वो किस सेक्टर में ज्यादा काम करने लगे, इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। चाहे वो अपने लिए काम कर रहा था यानी सेल्फ एम्प्लॉयड था, या फिर दूसरे के लिए काम कर रहा था, अच्छी जगह जॉब कर रहा था, अब वो लेकिन किस में काम कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो सर इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, तो इसको यहाँ अभी नीचे मैंने दिया है, उसको समझ लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर क्या क्या है, एक को हम फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर कह देते हैं, और दूसरे को इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। तो पहले देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहानी अलग है, रियलिटी अलग है, ठीक है। अगर एक काम करता हूं, मैं दोनों बता ही देता हूं, भला ही हो जाएगा। पहला चीज पब्लिक लिखा हुआ है और दूसरा प्राइवेट, यानी दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन जहां पे भी 10 और 10 से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, तो उसको हम फॉर्मल सेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। पहले मैं ये समझा देता हूं, उसके बाद मैं रियलिटी की बात करूंगा, ठीक है। अभी बुकिश वाला पढ़ लेते हैं, फिर रियलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक यानी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जॉब तो फॉर्मल सेक्टर में आता है, ठीक है, क्योंकि वहां 10 से ज्यादा लोग की हायरिंग होती है। प्राइवेट भी, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, वहां पे भी 10 से ज्यादा की हायरिंग होती है, तो वो सब क्या हो गए, फॉर्मल सेक्टर में आ गए। उन्हें क्या मिलता है, वो ज्यादा कमाते हैं, अर्न मोर, ठीक है, ज्यादा पैसे कमाते हैं वो। इंजॉय सोशल सिक्योरिटी, ठीक है ना, कि जैसे पीएफ उनका कट रहा है, ग्रेजुटी मिलता है उनको। अब किनको मिलता है नहीं मिलता वो बाद में बताऊंगा। पीएफ मिल रहा है, ग्रेजुटी, छुट्टी ले लिए, मेडिकल लीव मिलता है, तो ये सब वो इंजॉय करते हैं, ठीक है, ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है लेबर की, हाँ भाई इतना देर आपका अगर काम का बना है, आप इतना ही देर काम करोगे, आपको प्रेशर करवा के कोई काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है ना। और खास तौर में तो आप तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। और ये हमारे टोटल 100% में 7% वर्कफोर्स है, ठीक है। अब कहानी चलते हैं यहाँ पे, जो रियलिटी है। आ जाओ, दो तीन एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, मजा आएगा। पहला मैं ले लेता हूं यहाँ गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा ले लेता हूं स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा ले लेता हूं एमएनसी। इन तीन को छोड़ के जो भी बच गया वो सब प्राइवेट है। बोलोगे सर एमएनसी भी तो प्राइवेट है, हाँ प्राइवेट है, प्राइवेट का यहाँ मेरा सेंस इनफॉर्मल है, ठीक है। अब समझते हैं, एक एक एग्जांपल लेता हूं तब समझाता हूं। पहले ये याद रखोगे, मैंने जो लाइन से लिखा है वैसे ही हायरार्की रहेगी। जितना चीजें तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल जाएगी, उतनी चीजें स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिल सकती है, और जो चीज स्टेट गवर्नमेंट में मिल जाएगी वो एमएनसी में नहीं मिल सकती है, ये याद रहेगा। यानी कोई भी पोजीशन पे तुम जाओ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट में मिल रहा है वो एमएनसी में नहीं मिलेगा। तो इसको समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, ग्रेजुटी मिल जाता है, पीएफ, मेडिकल लीव बहुत सारे मिलते हैं, रिस्क अलाउंस होता है कुछ कुछ जॉब्स में, और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं जिससे तुम्हें क्लियर होगा।
अभी तुम लोग बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जो तुम्हारे आंखों के सामने दिखता हो, क्योंकि ये वीडियो तो दोनों देखेगा। जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होगा वो भी देखेगा, प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा है वो भी देखेगा, तो दोनों को क्लियर भी अच्छे से होगा। मान लेते हैं मैं ऐसे टीचर को ले रहा हूँ, पीजीटी टीचर। पीजीटी टीचर कौन होते हैं? जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। ठीक है, 11th-12th। ठीक है, पीजीटी कोई भी सब्जेक्ट के टीचर हैं। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल, एनवीएस जैसे स्कूल और ईएमआरएस जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी सैलरी मिनिमम जिस दिन से वो ज्वाइन करेंगे मिनिमम 70K से शुरू होगी। वही तुम अब ले लो स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो 50K अराउंड शुरू होगी। ठीक है, और एकदम प्राइवेट स्कूल पे आ जाओ तुम। प्राइवेट की भी 3 हायरार्की चलती है। ठीक है ना, एक बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल होता है, एक मिडिल का होता है, एक छोटा लेवल का होता है। छोटा लेवल का मैं तुमको बता रहा हूँ 15 से 20 हज़ार के बीच में होती है। अब एक मेरे को बात बताओ, स्कूल इसका भी 6 घंटा का ही चल रहा होगा, 6 से 7 जो भी। इसका भी स्कूल 6 से 7 घंटा ही चल रहा होगा, इसका भी स्कूल 6 से 7 ही घंटा चल रहा है, लेकिन सैलरी में देख लो कितना डिफरेंस है। ऐसे ही फैसिलिटीज में भी डिफरेंस आएगा। जितनी छुट्टी यहाँ मिल जाती होगी उतनी छुट्टी यहाँ नहीं मिलेगी, उससे और कम यहाँ मिलेगी। समझ आ गया? अब बोलोगे सर डेफिनेशन तो ये कहता है कि 15-20 से ज्यादा जहां हायरिंग हो रही है उसको फॉर्मल सेक्टर कह दो। अब तुम बताओ, तुम्हारा जो ये प्राइवेट स्कूल है यहाँ 15-20 हायरिंग नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो फिर वहां सैलरी इस स्ट्रक्चर में क्यों दी जा रही है? कहानी थोड़ा अब थोड़ा बदल रहा है आपका। 10 से ज्यादा हायरिंग जहां भी हो जाए वो तो फॉर्मल सेक्टर में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आपके 15 टीचर्स ही हो जाते हैं। अभी अदर स्टाफ्स को छोड़ दो, मिनिमम तो 15 टीचर हर स्कूल में है, तो फिर वो फॉर्मल सेक्टर में क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, तो एक कहानी ये समझ में आ गई। दूसरी कहानी पे चलता है। तो अब इसे मैंने अभी सिर्फ एक सिद्धांत बता दिया आपको कि देखो अर्न ज्यादा करने मिलेगा। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, पीएफ, ग्रेजुटी, मेडिकल लीव। प्राइवेट में ऐसा होता है क्या? अपने प्राइवेट टीचर्स से जाके पूछोगे तुम कि सर आपको पर मंथ कितना सीएल है कैजुअल लीव, या सर अगर आप मेडिकली 10 दिन के लिए बीमार हो जाते हो, ठीक है ना, 10 डेज आपको वायरल फीवर हो गया, तो क्या आपको उस 10 दिन के बदले आपका पेमेंट नहीं काटा जाएगा? ऐसा है क्या? तो बोलेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं है। वो जो सीएल मिला है, जैसे ये एक मंथ में एक मिलता होगा जहां तक मेरे को पता है, तो एक सीएल मिला है, एक ही छुट्टी ले सकते हो। उसके बाद अगर छुट्टी लिए, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, गर्दन कट गई, आपको आपकी सैलरी कटेगी। ठीक है, तो ये है। तो लीव का भी बता दिया। तो हायरार्की हमेशा ऐसे याद रखनी है। ठीक है, और कुछ बताऊं? अच्छा, इसमें भी समझ लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है और ये सब चीज का नियम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है ना, इसलिए यहाँ पे नियम बहुत अच्छे से पालन होता है। फिर थोड़ा नीचे आ जाते हो स्टेट गवर्नमेंट में, तो थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ी पर्क्स कम मिलते हैं, थोड़ी फैसिलिटीज कम मिलती है। और नीचे आ जाओगे तो प्राइवेट में तो फिर कोई माई बाप ही नहीं है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये है कहानी। और कुछ बताने लायक ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ग्रेजुटी अगर समझ में आता है, पीएफ समझ में आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो एक बार को मैसेज कर देना। वैसे ज़्यादा हो जाएगा ये समझना। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो गया? ऑल प्राइवेट एंटरप्राइजेस हायर लेस देन 10 वर्कर्स, जहां 10 से कम हायरिंग हो रही है। तो भाई अब छोटा मोटा जो मिठाई का दुकान भी होता है ना, वहां पे भी 10 लोग रहते हैं मिनिमम। छोटा मोटा कोई भी बिजनेस अगर चला रहे हो, 5-10 आदमी तो रहते हैं। दिक्कत क्या है ना, अब देखो पीएफ का एक बता दे रहा हूँ, उससे थोड़ा क्लियर होगा क्यों ऐसा नहीं करते हैं। पीएफ क्या बोल रहा है? जैसे मान लो तुम्हारी सैलरी 10 हज़ार है, ठीक है, 10% मान लो तुम पीएफ कटा रहे हो, तो 10% क्या हो जाएगा? 1,000 रुपया, है ना। 1,000 रुपया हो गया, तो 1,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट से कटा। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम कर रहे हो वो भी तुमको 1,000 रुपया देगा, तो ये कितना हो गया? 2,000। अब इस 2,000 पे तुमको पीएफ का जो अकाउंट होता है उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, 5 से 7% शायद मिलता है। ठीक है, तो वो ये जो 1,000 रुपया वो ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ रहा है ना, वो देना नहीं चाहती है। ठीक है, इसीलिए वो बोलती है कि भाई मैं तो इनफॉर्मल सेक्टर हूं। तुम सोच के देखो देश में क्यों सिर्फ 7% वर्कफोर्स है ना? ये तो वर्कफोर्स ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और स्कैम्स तो बड़े बड़े हैं। कभी पूछना, कभी तुम्हें स्कूल वाला तो स्कैम, बहुत सारा स्कैम मेरे को पता ही है, लेकिन अब क्या ही बोलना। चलो नेक्स्ट है
90% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स क्या है, स्मॉल फार्म्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है, इसी में है। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल 90 to 93% ये हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, और हमें अपने कंट्री में फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, एमएनसी भी देखो अच्छी है, लेकिन देखो सब जगह क्या है ना, बड़ी बड़ी जितनी भी इंस्टीट्यूट है वहां पे भी आउटसोर्सिंग, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आउटसोर्सिंग का काम चलता है। अब जैसे देखो, जैसे तुम सुनते होगे ना, बड़ा बड़ा पैकेज है, ये कंपनी वो कंपनी, मैं नाम नहीं ले सकता, अब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन वहां के तुमको क्या लगता है, सिक्योरिटी गार्ड को बहुत अच्छा पेमेंट मिलता होगा, वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं उन सबको बहुत अच्छा, वहाँ जो कैब वगैरह चला रहे हैं उनको बहुत अच्छा पेमेंट मिल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है, इसीलिए मैं सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्राइवर रहेगा और ये एमएनसी कंपनी के का जो ड्राइवर रहेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ठीक है, चलो, आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। पीपल आर विलिंग, इच्छा है काम करने की, एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उसके बाद भी काम ना मिले, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में कहाँ कितना ज़्यादा है, कितना है, ये कैसे पता चलता है हमें। तो एक तो सेंसस से पता चल जाता है कि हमारे देश में जो टोटल पॉपुलेशन है वो कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। ठीक है, यहाँ लिख दिया हूँ इसलिए, क्या है वो, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। दूसरा एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है, सर्वे सैंपल कलेक्ट करती हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया है कितने लोग। थर्ड क्या है, डीजीईटी, इनका एक स्कीम होता है, ईएमआई स्कीम, एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं, इससे पता चलता है उन्हें स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन, ऑक्यूपेशनल का मतलब वो किस सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में है कि सर्विस सेक्टर में है, प्रोफाइल्स ऑफ एम्प्लॉयज, क्या प्रोफाइलिंग है उनकी, किस लेवल पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें सोर्सेज मिल जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का, डाटा का। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके बुक में दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। पहला है डिसगाइज, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी ज़्यादा लोग इंगेज हैं किसी एक्टिविटी में जितने की ज़रूरत है। जैसे कोई फार्म लैंड है, 5 लोग की ज़रूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, अगर ये 3 लोग जो एक्स्ट्रा इनको हटा भी दिया जाओ तो फिर भी प्रोडक्शन उतना ही होने वाला है। ठीक है, तो मोर पीपल इंगेज देन रियली नीडेड। 90-50 में देखा गया था 1/3 एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर डिसगाइज, 1/3 लगभग। ठीक है, सीजनल क्या है, ऑकर्स एट सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये भी मेनली फार्मिंग में देखा जाता है कि सर्टेन सीजन के लिए वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो ये सिंपली डेफिनेशन है वही, एबल एंड विलिंग टू वर्क, प्रिवेलिंग वेज रेट, फेल टू गेट वर्क, उसी को हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। देखिए, शायद हो सकता है मैं कभी कभी बहुत तेज़ में फ्लो में आ जाता हूँ, तो तेज़ में बोलने लग जाता हूँ, तो होता है ना साउंड, या तो मेरा तेज हो जाता है, या मैं पढ़ाना मतलब फास्ट कर देता हूँ, तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा मैनेज करके स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो पहला है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो हमने टारगेट किया था प्लान में, ठीक है ना, जो 5 ईयर प्लान बनाते थे, तो जैसा हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी इंक्रीज करेगा उसका टारगेट किया था, उससे हम काफी नीचे चल रहे हैं। ठीक है ना, यानी जो भी प्रोजेक्शन हुआ था उससे हम काफी नीचे चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा, तो पॉपुलेशन बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। ठीक है, अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर है वो प्रिमिटिव मेथड्स पे चल रहा है अभी भी बहुत सारे एरियाज में। ठीक है, और हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, और लैंड पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, क्यों, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब देखो, एक बच्चा भी आता है ना धरती पे, तो वो बहुत सारी चीज लेके आ रहा है, हम उस बच्चे को बस छोटे बच्चे की तरह देख रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को अब लाइफ में जो भी कार, घर, एजुकेशन, स्कूल, सब कुछ चाहिए ना, तो वो सब कहाँ क्रिएट होगा, कहाँ बनेगा, वो एक जमीन पे ही बनेगा। अब जैसे जैसे जमीन ऑक्यूपाई होते जाएगा, होगा क्या कि जो लैंड कृषि के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, वो तो घट जाएगा। ठीक है, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं। ठीक है, एज इट फेल्स, और खास तौर पर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान उतना अच्छा नहीं है।
देखो टेक्निकल नॉलेज, देखो अब इसमें बहुत सारे बीटेक वाले लोग हैं वो बुरा मान सकते हैं। मेरा मानना है जो भी टेक्निकल नॉलेज है, जैसे बीटेक का नाम आपने सुना होगा, तो पढ़ता पढ़ाते उनको बहुत हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बीटेक के जो बच्चे हैं वो पढ़ते कम है, पढ़ते बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, वो बहुत कम होता है, बहुत कम। अब मैकेनिकल इंजीनियर के पास मैकेनिक्स का काम उसको ना आता हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सॉफ्टवेयर चलाना ना आता हो, तो ये प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है मोटर्स के बारे में नहीं समझ पा रहा हो, तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। ठीक है ना। वैसे ही वोकेशनल में एमबीए बीबीए, ठीक है ना, इनमें काफ़ी दिक्कत है। ठीक है ना, बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट से उनको जॉब नहीं मिल रही है, या वो कंपनी उनको रख नहीं रही, क्यों? क्योंकि स्किल्स की कमी है। ठीक है ना। तो वोकेशनल कोर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए थोड़ा। ठीक है, आईएम्स वगैरह तो ठीक है, वहाँ पे तो अच्छा तैयार करवा दिया जाता है, लेकिन बाद बाकी जो एमबीए कॉलेजेस है वहाँ पे भी तो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा होना था वो अच्छे से नहीं हुआ, क्यों? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी है तो कुछ ही लोग के पास है, वही इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं। ठीक है। लैक ऑफ मॉडर्न एंड वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है ना, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ करना होता है। इंडस्ट्रीज को बार बार चेंज करना ही बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा कहा ही जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस है ना, वो मॉडर्नाइजेशन के बेसिस पे है। ठीक है ना, जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको अडॉप्ट करते जाओ। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा पुराना फंडा चला आ रहा है। ठीक है, एक बार सेटअप हो गया, जो है वही चलता रहेगा जब तक वो बंद ना हो जाए। है ना, कोई मशीन लगाती है, जब तक चल रहा है चलने दो। नहीं, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो अच्छे एफिशिएंट तरीके से काम कर सकती है, तो हम उसको भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड एसएसआई। याद करो, हमने एसएसआई बनाया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको रिजर्वेशन भी दिया था। फिर 1991 के पॉलिसी में उसका रिजर्वेशन खत्म कर दिया, तो जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, वो सब डिक्लाइन कर गई। ठीक है। कमेंट में मुझे बताओगे कौन सी कमिटी के द्वारा एसएसआई आया था। ठीक है ना, और कब, टाइम, और कौन सी कमिटी थी, वो मेरे को कमेंट में तुम बताओगे। देखता हूँ पढ़ रहे हो, याद रखते हो या नहीं। ठीक है। तो ट्रेडिशनल विलेज में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि ये सब जो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी वो गांव वगैरह में लगी हुई थी, लेकिन वो खत्म हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। फॉल्टी प्लानिंग, नॉट स्टॉप माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल। यानी हमने प्लानिंग की थी कि सबको रोजगार वगैरह देंगे, किसी को भी अपना जगह छोड़ के माइग्रेट करके दूसरे प्लेस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में जाते हैं। नॉट इनकरेज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को बढ़ावा देंगे तो होगा क्या, ज़्यादा लोग इसमें खपत हो पाएंगे। मशीन्स की तरफ हम ज़्यादा भागेंगे तो क्या होगा, इंसानों की जरूरत कम पड़ने लगेगी। अब इंसानों की जरूरत कम पड़ेगी तो भाई वो बेरोजगार होंगे, कुछ दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। ठीक है। खास तौर पे हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है लो कैपिटल फॉर्मेशन रेट। जो कैपिटल फॉर्मेशन का होना था एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो काफ़ी लो रहा। ठीक है, इसीलिए लिख दिया व्हाट्सएप लैंग्वेज में, ग्रोथ नहीं हो पाया जिस अकॉर्डिंग हमने सोचा था। ठीक है। नेक्स्ट है अब मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए हम क्या करें। तो एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी को हमें बढ़ाना होगा। ठीक है ना, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी 8 to 9% रखना होगा अगले 10 साल के लिए, तब ये प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, फैमिली प्लानिंग जैसा कुछ लेके आइए प्रोग्राम, अवेयरनेस फैलाइए कि ज़्यादा हमें पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हम किताब में पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो रेवोल्यूशन एक बार आ गया दोबारा नहीं आ सकता। 2.0 आ सकता है, आजकल मूवीज 2.0 3.0 आ रही है, सीजन 1 2 3 आ रहा है, तो यार ये तो बहुत जरूरी है, इसमें भी 2.0 3.0 लेके आओ। ठीक है। इम्प्रूव करो टेक्निक्स को। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अब जैसे बोलना नहीं चाहिए मेरे को, बट अब तुमने पढ़ा था बचपन में क्लास 7 8 के साइंस की किताब में, इरिगेशन की दो फैसिलिटी पढ़ी थी, एक पढ़ा था स्प्रिंकलर सिस्टम, एक पढ़ा था ड्रिप सिस्टम। अब सच सच ईमानदारी से कमेंट में बता देना कितने लोगों ने सच में देखा है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम लाइव, जिससे खेती
हो रही है, बहुत रेयर, बहुत कम जगह पे हो रही है, ठीक है। और हो रही है तो कोई बहुत बड़ा किसान है ना, 20-25 बीघे में जिसकी खेती हो रही है, वहां शायद हो रहा हो, उसको भी अच्छे से बाउंड्री बना के रखा हो, तब वहां हो रही होगी, मैं मान सकता हूँ। और अभी भी 2-3 साल से बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि जॉब छोड़ के, बढ़िया बढ़िया जॉब छोड़ के वो फार्मिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भी मत सोचना है कि हाँ बहुत उनको वो एग्रीकल्चर से प्यार हो गया और किसानों से प्यार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात है, टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। चलो, बड़े हो गए, समझ जाओगे। रिफॉर्म ऑफ लैंड लॉज, लैंड लॉज के रिलेटेड जो लैंड सीलिंग एक्ट आया था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज हुआ था, वो सब पे फिर चेंजेस वगैरह कुछ किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का अच्छे से हो। इनकरेजमेंट टू एसएसआई, ठीक है ना, इनिशिएटिव लिया जाए लिबरल फाइनेंस का, टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाने का, रॉ मटेरियल सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसे बनाना है, ठीक है ना। यानी वापस से हमें रिवाइव करना होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी चीज है, छोटा छोटा ही ऐसे ही ऐसी प्रोडक्ट जो हम लोग घर में बना के खा लेते हैं लेकिन बाहर नहीं मिलता, तो ये लोग वैसी वैसी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा के उसका क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसका सेल आउट कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा ना, कुछ बड़े कंपनीज के ही हाथ में ये चीज रह जाएगी ना, तो फिर वो लोग मोनोपोली शुरू कर देते हैं। इस चीज को समझो, जैसे मैं क्या बताऊं, तो जैसे कोई नमकीन है, ठीक है ना, अब वो हम लोग जनरली खाते हैं। अब हो क्या कि अब उसको कोई बड़ी कंपनी बनाने लगे, समझ रहे हो। अब वो क्या करेगी, पहले 50 रुपए रखेगी, 50 रुपए में मान लो 200 ग्राम दे रही थी, अब क्या करेगी, 60 रुपए कर देगी, अभी भी 200 ही ग्राम है। क्यों, उसका कोई उसको टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं, समझ पा रहे हो। अब दो ही ऑप्शन बचेगा, या तो तुम खुद घर में बनाओ खाओ, और नहीं तो 10 रुपए ज्यादा पे करके खाओ। वैसे अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहेगी तो छोटे छोटी जो चीजें हैं, छोटी छोटी जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, वो लोग बना देंगे, और प्राइस भी ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, और कंपटीशन भी मिलेगा। नहीं तो हर चीज ना, धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, हर चीज का वो हर बिजनेस में वो घुस जा रहे हैं। अब कोई एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी दो बड़ी कंपनी है, आधा इसने बांट रखा है, आधा इसने बांट रखा है, तो जितनी भी छोटी इंडस्ट्रीज होंगी वो तो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद इन दोनों की मोनोपोली शुरू हो जाएगी कि ये काम करते हैं, मैं 100 रुपये करने जा रहा हूँ, तू भी 100 रुपये रखना। कम नहीं कर रहे हैं, दोनों आपस में साठ गांठ कर लिए कि 100 ही रुपये रखेंगे, जिसको लेना है ले, जरूरत तो है ही, तीसरा कोई आदमी है ही नहीं, तो हम ही दोनों के पास आएंगे और दोनों प्रॉफिट आराम से बैठ के बनाएंगे। तो इन चीज से बचने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, इरिगेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें जरूरी है, इसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। अब रोड ऐसा बनता है हर 3 साल के बाद वो खड़ ही जाता है, ब्रिज एक नया बनता है फिर उसको तोड़ा जाता है, फिर एक नया ब्रिज बनाया जाता है, क्योंकि देखो जब तक काम दिखाओगे नहीं, पैसा कैसे खाओगे, समझ पा रहे हो। जैसे समझो, जैसे मैंने ये रोड बनाया, मैंने बोल दिया इसमें 10 करोड़ रुपए लगे, ठीक है, तो 10 करोड़ में मान लो 1 करोड़ मैंने खा लिया, तो ये रोड बना तभी ना खाओगे, पेपर पे तो दिखाओगे ना कुछ काम किया है। तो फिर क्या किया, इस रोड को मैंने तोड़ा, और इस पे मैं रबड़ का रोड बना रहा हूं, तो तोड़ने का भी खर्चा लगा और रबड़ का रोड बनाने में भी लगा, तो इस बार 20 करोड़ लगा, तो 20 करोड़ में 5 करोड़ खा लिया मैं। तो जब तक नया काम नहीं दिखेगा तब तक उस पर पैसा नहीं उठाया जा सकता, वो तोड़ना फिर उसी पे वो चीज बनाना, ये सब होते रहता है। तो सच में हमें रोड्स अच्छे, सोच के देखो ना कि बहुत सारे अंग्रेज के जमाने के आज भी पुल बने हुए हैं, उनकी बिल्डिंग में खरोच तक नहीं आई है, पेंटिंग भी नहीं उखड़ता है, ठीक है ना। जैसे मैं जिस एरिया में रहा हूँ, वहां बहुत सारी बिल्डिंग ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है, कोई एरर नहीं आया आज तक। तो अगर आप मेरे को या कोई आके बोले कि सर अभी का जो टेक्निक है ना वो अच्छा नहीं है, पहले के टेक्निक अच्छे थे, अभी एजुकेशन का स्तर ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे घट गया है, तो मैं तो ये नहीं ना मानूंगा, एजुकेशन का स्तर पहले के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में बढ़ा ही है, समझ आ रहा है। ये तो नीयत की बात है कि हाँ, हमारा नीयत ही सही नहीं है कि कम से कम इन चीजों को भी हम ठीक करें,
इसको कहते हैं बेसिक चीजें। बेसिक चीजें ही सही नहीं होंगी तो ऊपर का तो माला सब खराब ही रहेगा। तो ये सब चीजें ठीक करनी चाहिए, ठीक है। चलो, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में हमने देखा ही है वेज एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम लाया जाए, ठीक है। इसके बारे में पॉवर्टी, बस इस चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ कि क्या क्या इसमें प्रोग्राम्स होते हैं और इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, ये पॉवर्टी चैप्टर में मैंने बताया है। मैं जानता हूँ ये चैप्टर डिलीटेड है, लेकिन इसका लास्ट का 10 मिनट वीडियो देख लोगे तो उसमें सारा मैंने कवर किया है वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तुम्हें पता है कि वो चैप्टर क्यों डिलीट किया गया है? ऐसे देखो, मैं अगर बोलूं कि तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो क्या तुम गरीब हो जाओगे? नहीं हो जाओगे? बोलोगे सर रोजगार नहीं है, घर में कोई नहीं कमाता है, तो हम पुअर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात बताओ कि रोजगार अगर तुमको मिल जाए तो पॉवर्टी से बाहर आ जाओगे? तो बोला हाँ सर, अगर रोजगार मिल गया, पैसा मिलने लगे पर मंथ, तो तुम्हें गरीबी से बाहर आ जाऊंगा। तो तुमको नौकरी दे दी मैंने, बेरोजगारी में हटा दूं या पॉवर्टी हटाऊं, दोनों एक ही बराबर है। एम्प्लॉयमेंट का ना रहना या गरीब रहना, दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों चैप्टर सिमिलर हैं लगभग, इसीलिए एक चैप्टर को शायद सीबीएसई ने डिलीट कर दिया होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से भी बेरोजगारी खत्म होती है, बेरोजगारी खत्म होती है तो गरीबी भी खत्म होती है, तो चैप्टर को रिलेटेड है, ठीक है। चलो, फिर क्या करना चाहिए? हमें रिफॉर्म लाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। मोर वोकेशनल और वर्क ओरिएंटेड हमें कोर्सेज बनाना चाहिए। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, और आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं, बहुत सारा काम कर भी रहे हैं। वो तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड काम पसंद आता है, कर लो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तुम, मेरे को बस एक एक बच्चा भी अगर मैसेज ये कर देगा ना कि सर आप मेरे को ये बताओ कि मैं 12th में हूँ, मैं कॉमर्स का बच्चा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग स्कूल में ही रह के करें, या क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छा हो, तो मैं तुमको एक्टिविटीज़ भी दे दूंगा, ठीक है। बस एक मैसेज भी आ गया तो मैं ये काम करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं चाहता कि किताब है पढ़ा दिया, तुम एग्ज़ाम पास करके बात खत्म। क्योंकि क्या है फिर, शायद शायद मेरे को ऐसा लगता है, और बहुत लोग बहुत तरीके का ऐसा वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं कि पढ़ के मिला ही क्या, ठीक है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, सच में ये नहीं होना चाहिए। तो पढ़ के कुछ मिलना तो चाहिए, उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। इस पे हम लोग का या एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंजेस आना चाहिए कि उससे रिलेटेड वर्क करवाया जाए, ठीक है। जापान का मैं एक कल्चर बस बता रहा हूँ। क्या है ना, जापान में वो लगते हैं, मुंह पे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बस ऐसे समझो स्कूल खत्म हुआ, स्कूल खत्म होने के बाद ना ऐसे ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अब इस ग्रुप में क्या सिखाया जा रहा है? वॉच कैसे बनाना है, परफ्यूम्स कैसे बनाना है, या सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है। अब इसमें तुम जाओ, अपना काम सीखो और उस काम को करो, और बदले में तुमको पेमेंट भी मिलेगा। वर्कशॉप कहते हैं, सॉरी याद आ गया, वर्कशॉप कहते हैं इसको। वर्कशॉप अटेंड करो, काम सीखो, और काम करके पैसे भी अर्न करो। तो एक तरफ क्या है ना, जब तुम 6 से लेकर 12th क्लास तक पहुंचोगे, कम से कम 2 से 3 ऐसा स्किल होगा तुम्हारे पास जिसके थ्रू तुम पैसा अर्न कर भी रहे हो। और अगर तुम उसके बाद पढ़ाई नहीं करना चाहते, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आया किसी सब्जेक्ट में, तो तुम उसी स्किल को ब्रॉड रूप में बना के तुम अर्निंग भी कर सकते हो। ये जरूरी है। तो वर्कशॉप वहां पे हमेशा होते हैं और बच्चे अटेंड करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक्टिविटी कराई जाती है, तो फंक्शन कराया जाता है, और वो क्या है तो क्या तो लगता है फूड कोर्ट लगता है, क्या बोलते हैं, जो सब लोग घर से कुछ खाना वाना बना के लेके आएंगे, उसको बेचेंगे, पैसा मिलेगा। तो ये करवाना चाहिए, वर्कशॉप एक से एक लगवाने चाहिए हर क्लासेस के लिए 2-3 वर्कशॉप नहीं हो सकता है, कम से कम संडे संडे को करवा दो ये काम, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो हमें एजुकेशन सिस्टम को बहुत डाइवर्स बनाना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है? एजुकेटेड मैन पावर का, ठीक है। ये भी देखो किताब के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग ये इसकी भी अब जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज डिटरमाइन, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, भीड़ बनी हुई है। प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जब तक उसको करोगे नहीं वैसा काम तुम कर नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे एलएलबी,
अब जब जब तक तुमने लॉ की ये पढ़ाई नहीं की है, तुम लॉयर नहीं बन सकते, तुम केस नहीं लड़ सकते। एमबीबीएस, जब तक एमबीबीएस तुमने नहीं किया तुम डॉक्टरी नहीं कर सकते, सर्जन नहीं बन सकते तुम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन, सीए हो गया, सीएस हो गया, तो ये सब प्रोफेशन में आते हैं, ठीक है। तो हमें और ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज को बनाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैं तुमसे बस पूछ रहा हूँ, ये मेरे देखो बहुत सारी चीजें जो मैं अपने मन से बता रहा हूँ, इसको किसी कोई दिल पे मत लेना, ये मेरा बस थॉट प्रोसेस है। जैसे इसमें लिखा हुआ है एजुकेटेड मैन पावर की जरूरत है, जरूरत एजुकेटेड मैन पावर की नहीं है, अब सच बता रहा हूँ। अब जैसे तुम्हारे भैया दीदी होंगे, इनफैक्ट मदर फादर भी होंगे, किसी से भी पूछोगे ना, सब लोग ग्रेजुएशन पास हैं, सब लोग, और ज्यादातर तो अब मास्टर्स भी पास हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया जाता है, सब लोग मास्टर्स पास हैं। तो अब ये बताओ, इतना पढ़ाई करके भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्यों? क्योंकि स्किल्स नहीं है। तो पहले जो लड़ाई थी ना, वो मैं अब देखो बना रहा हूं, ये अनएजुकेटेड लिख दिया, ठीक है, और यहां लिख दिया एजुकेटेड। यानी पहले क्या होता था, अनएजुकेटेड को मतलब कम पैसे कम सैलरी मिलती थी, एजुकेटेड को ज्यादा पैसे ज्यादा सैलरी मिलती थी। अब ये गेम नहीं रह गया है, गेम क्या हो गया, अब एजुकेटेड है, इधर भी एजुकेटेड है, ये एजुकेटेड है बस डिग्री के थ्रू, और ये एजुकेटेड है विथ स्किल्स। ये हो सकता है ग्रेजुएशन में मेरा 50% ही मार्क्स है, लेकिन ग्रेजुएशन से रिलेटेड जितने भी वर्क है ना, वो सब मैं कर सकता हूँ। और इसके पास हो सकता है 70% है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है, ठीक है। और हर किसी को वैसा आदमी चाहिए ना, तुम खुद अपने ऊपर ये लेके देखो, तुमको लगेगा ये गलत कि सर फ्रेशर्स को मौका ही नहीं मिलेगा तो वो काम सीखेंगे कैसे, कहीं से भी जाके सीखो, या पहले से सीख के आओ। तुम ही को अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारा आज जैसे घर बनाना है, मैं बोलूँ कि मैं आपका घर बना दूंगा, बस एक मौका दे के देखिए, अभी तक लेकिन मैंने कोई घर नहीं बनाया, तो तुम बोलोगे पागल वागल लेके आया, तूने घर आज तक नहीं बनाया, तूने एक डिजाइन नहीं बनाया, तू मेरे ही से शुरुआत करना चाह रहा है, कल होके कुछ एरर हो गया, घर वर गिर गया, तो जिम्मेदारी तू लेगा? डर के तो मैं भी बोल दूंगा लूंगा, लेकिन डर तो मुझको भी लगेगा। तो वो वाली चीज है, तुम्हारे ऊपर जब ये आता है तो तुम ऐसे ही सोचते हो कि कोई एक्सपीरियंस बंदा आके ये काम करे, तो तुम सोच रहे हो कि तुम कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तुम चाहते हो कि एकदम नोवाइस और फ्रेशर बन के जाएं, तो कंपनी हमको बहुत इज्जत करेगी क्योंकि परसेंटेज मेरा ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो स्किल्स डेवलप करना, अब लड़ाई स्किल्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ आपका, आप लोग ऐसे ही हैं बिल्कुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एकदम आपका मुंह ऐसा ही है, स्माइलिंग, ठीक है। ये तो चैनल का है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सेम ही नाम से चैनल है, ठीक है। कोई और दिक्कत भी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, ठीक है। मस्त रहिए, खाइए पीजिए, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।